लेक्चर 63 स्टार्ट करते हैं जी, FAR1 CAF 1 का। एक क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन नंबर 8। होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन दिया था आपको? आसिफ इंजीनियरिंग हो गया था। अच्छा, इसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और थोड़ा सा सवाल को भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं कि ये वाला सवाल हम कर लें। 8वां, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ CL's स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिलेटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19 along with comparative figures for the above. नोट ऑन PPE इज नॉट रिक्वायर्ड, वो कह रहे हैं नोट PPE का मत बनाना। तो फिर रेलेवेंट नोट्स कौन से रह जाते हैं? अगर कोई चेंज इन पॉलिसी हुई या कोई एरर हुआ तो फिर उसका नोट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ मांगी है उसने, एक्सट्रैक्ट्स उसके, ठीक है, और नोट मांगा है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा था कि सारे काम अलग अलग ही हमने करना सीखे हुए हैं। इसमें जर्नल एंट्रीज पहले कर ली। अब जर्नल एंट्रीज करने के बाद आपको सिर्फ इनकम स्टेटमेंट कहे तो वो बनानी आती हो, आपको सिर्फ चेंजेस इन इक्विटी कहे तो इनकम स्टेटमेंट के बगैर भी बनानी आती हो, सिर्फ बैलेंस शीट कहे, कल हमने वो सवाल भी किया था, तो आपको स्टेटमेंट इन इक्विटी के बगैर भी उसको बनाना आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर इट वाज डिस्कवर्ड। ड्यूरिंग द ईयर हम खड़े किस साल में हैं जी? इस वक्त वो कह रहा है 30 जून 2019 की बात करो हमारे साथ। ठीक है जी, 30 जून 2019 का मतलब ये है कि 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 तक के साल की बात करो, वो कह रहा है। और साथ में उसने कहा कंपैरेटिव भी बना दो, तो 1 जुलाई 2017 से 30 जून 18 आएगा, 30 जून, ये 2 साल तो उसने हमसे रिक्वायर किया हुआ है। अब इस साल में खड़े हुए वो कह रहा है जी पता चला है हमें कुछ। क्या पता चला है? ड्यूरिंग द ईयर it was discovered that due to some calculation error in Excel sheet, fair value of Coal Limited's office building was taken as 460 instead of 360। यानी कि होनी चाहिए थी फेयर वैल्यू 360, इसको मैं ओरिजिनल कह रहा हूं, ठीक है ना, और गलती से 460 ले ली गई। पता नहीं कब की बात कर रहा है, लेकिन ये मसला हुआ है। ठीक है जी। रिजल्टेंटली अभी नहीं पता कि ये गलती किस साल में हुई है। ये 18 में हुई है, 19 में, ये साल 18 का साल है, ये 19 का साल है, ठीक है ना। 18 में हुई है, 19 में हुई है, उससे पहले हुई है, ये अभी नहीं पता। ठीक है, पता इस साल में लग रहा है। पता किस साल में लग रहा है? 19 में, कि ऑफिस बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन मॉडल पे चलते होंगे ना, फेयर वैल्यू गलती से 460 ले ली गई है 360 की बजाय। ठीक है। Resultantly, the building was recorded based on incorrect revaluation amount in CL's statement of CL's financial statements for the year 30 जून। अच्छा, यानी कि ये गलती कब हुई? हाँ, 30 जून 17 पर जो है वो जो रिवैल्यूएशन करनी थी 360 पे लेके जाना था रिवैल्यू करके 30 जून 17 पे, उस दिन वो ले गए हैं किस पे? गलती से 460 पे। 30 जून 17 वाले साल को भी सही करना पड़ेगा, 18 वाले को भी सही करना पड़ेगा, 19 को भी सही करना पड़ेगा। यानी जो हम वर्किंग वहां बनाएंगे वो 3 साल की बन जाएगी। ठीक है। प्लस ये वर्किंग हमें रिवैल्यूएशन वाली भी वही अपनी मशहूर ज़माना वर्किंग भी करनी पड़ेगी। और ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं और क्या डिटेल बताता है। कहता है दिस बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 15। तो 1 जुलाई 15 से ही वर्किंग स्टार्ट करेंगे। 30 जून 16 आएगा, फिर 30 जून 17 वाली रिवैल्यूएशन जो उन्होंने गलत की है वो सही करेंगे। ठीक हो गया। और फिर आगे चलेंगे। CL फॉलोज रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग क्लासिफाइड एज PPE एंड चार्ज डिडक्शन ओवर इट्स यूजफुल लाइफ फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर यूजफुल लाइफ बताई उसने। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड है। CL अकाउंट्स फॉर नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड एंड ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रिवेन्यू सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। सारी बातें वही हैं जो हम करते हैं। एट 30 जून 19, अब एक 30 जून 17 वाली गलत रिवैल्यूएशन उन्होंने की है, और as on 30 जून 19 revalued amount of building has been determined at 320। ये दूसरी रिवैल्यूएशन भी वो बता रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि 1 जुलाई 2015 से चलेंगे, 30 जून 2019 तक आएंगे हम इस वर्किंग को लेके। ठीक है। अब उसमें हुआ क्या होगा उसके अंदर भाई, जिस दिन ये रिवैल्यूड अमाउंट गलत ली होगी तो उस दिन से एसेट भी गड़बड़ हो गया, और फिर उस दिन से सरप्लस भी गड़बड़ हो गया। तो हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस को भी सही करना पड़ेगा, और हमें
लेकिन मसला ये है इस सवाल के अंदर कि उसने हमें पीपीई तो बता दिया, सरप्लस बताया नहीं था। भाई सरप्लस हमारी वर्किंग से निकल आएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी के अंदर आता है, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं आता। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस हमें गिवन नहीं है कि उसमें डेप्शन वगैरह का इम्पैक्ट ले सकें। बहरहाल देखते हैं, जहां तक हो सका चलेंगे, अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा। ठीक है, तो करें शुरू काम को। मैं तो कहता हूँ आप ही शुरू करें, 1 जुलाई 2015 से इसकी वर्किंग शुरू कर दें और कोशिश करके पहले तो 30 जून 17 तक आप आएंगे सही लेकर, जो बुक वैल्यू आप निकालेंगे, फिर आप उसकी गलत वाली रीवैल्यूड अमाउंट लिख के सरप्लस निकाल लेंगे। उसके बाद फिर आपने साइड पे वर्किंग शुरू करनी है उसी के आगे, और सही कोशिश तो करेंगे। 30 जून 17 तक तो आए, फिर देखते हैं। अच्छा जी, 1 जुलाई 15 से चलना है, 30 जून 16, 30 जून 17, 30 जून 18, 30 जून 4 साल की वर्किंग करनी है। चलो पहले ना रॉन्ग वाली वर्किंग कर लेते हैं एक बार, ठीक है। वैसे तो शायद 19 की जरूरत नहीं होती क्योंकि 19 प्रेजेंट नहीं कर रहे होते हम, बाहर चलने दें एक बार, पहले एक बार सारी गलत वर्किंग कर लेते हैं, क्या ख्याल है। तो एंट्रीज तो आया करती हैं, अब एंट्रीज को मैं अगर ऊपर जगह रखूं, कोई एंट्रीज बनानी भी है, अगर देखते हैं एंट्रीज की जरूरत है या नहीं है। एंट्रीज बगैर काम चला, जैसे मोहानी वाले सवाल में किया था तो वैसे भी चला लेंगे, ठीक है ना, लाजमी थोड़ा ही एंट्रीज करना। इसलिए वर्किंग 1 फिलहाल मैं आज बना रहा हूं अपनी सी रिवैल्यूएशन की वर्किंग को, ठीक है। तो वर्किंग 1 डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट का नाम क्या है, बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। फिलहाल मैं ये रॉन्ग एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, रॉन्ग कैलकुलेशन सारी कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जी। 1 जुलाई 2015 पे हमने ये एसेट खरीदा था 500 रुपए का, ओके। लाइफ थी इसकी 10 साल, रेजुअल वैल्यू तो सवाल में गिवन नहीं है, अब बोलो। अच्छा, और लाइफ 10 साल, मेथड स्ट्रेट लाइन, तो डेप्रिसिएशन करेंगे 30 जून 16 पर 500/10। अच्छा जी, कितनी आ गई डेप्शन, 50 की, और 450 बुक वैल्यू आ गई,
फिर 30 जून 17 आएगा, डेप्रिसिएशन करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिर 50 से, तो बुक वैल्यू आ जाएगी 400 रुपये। यहाँ तक तो भाई सही आया होना है ना? ओके, 400 रुपये ये हमारी बुक वैल्यू आ गई 30 जून 17 पर। अच्छा, अब हुआ क्या, इस दिन हम फिलहाल रॉन्ग की बात ही कर रहे हैं, ठीक है? ये सारा मैं रॉन्ग वाला ही कर रहा हूं। अब इस दिन एक लाइन खाली छोड़ी और इन्होंने रीवैल्यूड अमाउंट लिख डाली 460। गलती से ये लिख दी थी ना, तो 460 लिख दी इन्होंने खैर से, और 60 रुपए का रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड कर लिया। गलती भी चेक करो ना, अपने मतलब की है। तो ये रीवैल्यूड अमाउंट ले गए हैं ये, और रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग निकल आया। पता नहीं अब दरअसल क्या बनता है, लेकिन फिलहाल ये हो गया। अब चूंकि ये एक बार गड़बड़ हो गई है, और ये गड़बड़ शुरू कब हो रही है? 17 के साल से हो रही है, ठीक है ना? 15 और 16 ठीक थे, 15 से शुरू हुआ और 16 में पहला साल ठीक था, ठीक है? दूसरे साल की डेप्शन तक भी बात ठीक थी, लेकिन जो एंड पे काम हुआ है ना, ये गड़बड़ हो गई है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अल्लाह खैर करेगा। अब 30 जून 18 आएगा, डेप्रिसिएशन की होगी इन्होंने 460 डिवाइड किया होगा 8 से, क्योंकि 2 साल गुजर चुके इस दिन खड़े होकर। यकम जुलाई 15 अगर एसेट आया है, तो 30 जून 16, 30 जून 17, 2 साल गुजर गए, 10 में से 2 गए, रिमेनिंग 8 हैं। तुम इतने दिनों बाद कहाँ से आ रहे हो भाई? ये तुम रेड स्वेटर वाले? हाँ हाँ, नहीं तुमने छुट्टियां पहले की थी ना? अच्छा, मुझे अभी तक वही लग रहा है। अच्छा जी, हाँ भाई 58 ये लगे जाएगा सेशन के एंड तक ये। तो बुक वैल्यू बाद में निकालेंगे, साथ ही 60/8 ये भी हो गया जी। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द ईयर it was discovered due to some error in Excel sheet, fair value was taken as this, ठीक है जी। और the building was recorded based on incorrect revaluation amount in CL's financial statement for the year 30 जून 17। इसमें गलत हो गया। 18 में भी गलती आ गई होगी, ठीक है? आगे उसने सारी डिटेल सिर्फ दी थी कि कब खरीदा हमने इसको, 500 का खरीदा, यकम जुलाई को खरीदा, रिवर्स मॉडल यूज करते हैं, लाइफ 10 साल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, नेट रिप्लेसमेंट मेथड है। और 30 जून 19 पे द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग हैज बीन डिटरमिन्ड एज 320। अब मेरा सवाल ये है कि क्या हमें ये अज्यूम करना चाहिए कि ये 30 जून 19 वाला साल जो है, इसमें भी ये गलती हो चुकी है? जी सर वाले कुछ हैं और नो सर वाले कुछ हैं। जी सर वाले हाथ खड़ा करें, ओके। नो सर वाले हाथ खड़ा करें। मैं सवाल, तुमने दोनों में हाथ खड़ा कर दिया भाई, हैं? वैसे ही हाथ खड़ा किया। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्डिंग 30 जून 19 पे फिर रीवैल्यू होनी है, ठीक है? तो क्या हम ये अज्यूम करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं? कहीं पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन है? कहीं पे गिवन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो गिवन ही नहीं है। इसका मतलब 19 के अंदर जो सही होगा हम वो कर लेंगे। मसला तो 18 तक ही चला है, ठीक है? 18 के साल की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकल के जा चुकी ना यूजर के पास, और जो 17 में गलती हुई थी वो 18 के अंदर भी हुई। 19 के अंदर तो कहीं पे उसने ये नहीं बताया कि ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं, या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बैलेंस है, ये इसके अंदर सरप्लस है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, ये पीपीई है। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। बात समझ रहे हो? ठीक है। बहरहाल फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ कि 30 जून 18 तक ये गलती हो गई थी, ठीक है। और मैं इसके साथ यहाँ पर आपको
करेक्ट वाली अकाउंटिंग भी कर देता हूँ फिर, ठीक है। उसी तरह से लिख लें जरा ब्लू से, बिल्डिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस, और ये करेक्ट होना इस तरह से चाहिए था भाई, बाकी तो सारा सही आ रहा है, ठीक है। बिल्डिंग 500 थी, 50 ही डेप्रीशिएट होकर 450 आई होगी, फिर 50 ही डेप्रीशिएट होकर 400 आई होगी। यहाँ तक तो कोई लड़ाई नहीं थी, लड़ाई तो यहाँ पे शुरू हुई जब इन्होंने यहाँ पर एक लाइन खाली छोड़कर 460 लिखा था, जब के होना चाहिए था किधर गया 360। तो अगर ये 360 होता दोस्तों तो यहाँ पर 40 का लॉस आता, सरप्लस कुछ ना आता बल्कि 40 का लॉस आता, ठीक है जी। और ईयर एंड पे फिर आपको इस 360 को वर्किंग ना करूं तो काम चलेगा। चलो यहाँ पे कर ही देता हूँ, 60/8 जरा करीब करीब कर देते हैं, और 60/8 ये ब्लैक वाला इनकरेक्ट वाला हो गया, ठीक है। और साथ ही मैं ये अगली ब्लू की वर्किंग यहाँ पे कर देता हूँ, बाकी तो जरूरत नहीं पड़ी थी जी। 360 डिवाइडेड बाय 8 करना था और 40 डिवाइडेड बाय 8 करना था जी। 45 की डेप्रीसिएशन होनी थी और +5, तो ये 35 पे होता और ये ठीक है, सही हो गया। तो चलो ठीक है, मैंने माना कि आपको आगे की बात क्लियर नहीं हो रही, लेकिन हमने 18 और 19 को तो सही करना है, बोलो। तो 18 तो हमारे सामने आ गया ना, 18 ये पड़ा हुआ है हमारे सामने। 17 की डेप्रीसिएशन डिफरेंट, मतलब 17 के एंड पर मसला है और 18 के अंदर डेप्रीसिएशन वगैरह का मसला है, ठीक है। मैं अगर सिर्फ इम्पैक्ट से निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप ट्राई कीजिए, ठीक है जी। साल ये हैं 3 हमारे, 17 से गलती शुरू हुई है, उससे पहले कोई नहीं थी गलती, इसलिए उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 18 का साल हमें रिक्वायर्ड है और 19 का साल भी हमें रिक्वायर्ड है। कुछ इस तरह का मामला है, ज़रा चेक करें आप, कुछ समझ में आती है या नहीं बात। उधर ही रखें ताकि देखें बच्चे और ट्राई करें। ये देख लो कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कोल लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स हैं, थोड़ा सा नकल तो करा दूं ना। एज ऑन 30 जून 19, और इसमें आपको 30 जून 19 पता नहीं करना पड़े या ना करना पड़े, ठीक है, लेकिन 30 जून 18 और 30 जून 17 में बहरहाल गड़बड़ है, ठीक है। फिलहाल मैं इस 19 को मिटा रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो लिख लेंगे, क्योंकि अभी तक तो मैंने वर्किंग को भी यहीं रोका हुआ है, ठीक है। अब एक चीज इसमें है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बिल्डिंग जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ही है ना, उसने यहाँ पे नाम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही यूज कर लेना, सिर्फ बिल्डिंग क्या कहना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है। हो सकता है कोई शॉर्टकट हो सकता है कोई गड़बड़ करनी पड़े, देख लेंगे आप। फिर दूसरी चीज यहाँ पर हिट हो रही है डेप्रीसिएशन, हाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस भी है, ये 2 चीजें इक्विटी के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, और वो जो डेप्रीसिएशन वगैरह का फर्क है रिटेन्ड अर्निंग्स को भी हिट कर रहा होगा। थोड़ी सी नकल करवाइए आपको कि हमारा मतलूब वाओ मकसूद यही है। उसके बाद जो नोट शोट है ना वो यहाँ पे बना लेंगे, टेंशन नहीं लेनी उसकी, ठीक है। नोट में बाद में बनाऊंगा, उसकी बात भी बाद में करेंगे, लेकिन जरा तरतीब बना दी आपके सामने। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19, लेकिन आपको ये बताया हुआ है कि 30 जून 19 भी हो तो 30 जून 19 के साल में एरर करेक्शन नोट के अंदर 30 जून 19 को प्रेजेंट हम नहीं करते, तो 30 जून 18 ने आना है और 30 जून 17 ने भी आना है, ठीक है, नोट के अंदर, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर नोट नंबर कोई भी लगा दो, नोट नंबर 15 ऐसे ही, पर पीपीई का नोट मत बनाने बैठ जाना, क्योंकि उसने खुद मना किया है। उसने कहा ना रेलेवेंट नोट्स बना दो, तो कोई अक्लमंद ये करता रेलेवेंट नोट्स में तो फिर पीपीई भी है, और वो सही करता शायद, पीपीई का नोट भी बना देता। उसने कहा पीपीई का नोट मत बताओ, उसके अलावा नोट्स, उसके अलावा फिर क्या है, करेक्शन ऑफ एरर नोट है, तो एरर करेक्शन नोट भी यहाँ पर बनेगा इंशाल्लाह, बाद में बनेगा। फिलहाल तो ये सिर्फ आपको मैंने थोड़ा सा बताया कि ये हमारा सोल्यूशन कुछ इस तरह से चलेगा। फिलहाल तो आप मुझे 30 जून 17 और 30 जून 18 के बारे में कुछ कर दीजिए, ट्राई कीजिए। थ्योरी भी आज कर लेंगे इंशाल्लाह, इसकी हो जाएगी आज टॉपिक इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन चलते रहेंगे इसके, जैसे होमवर्क में क्वेश्चन दे दिया, अगले दिन डिस्कस कर लिया, टाइम मिल गया तो टेस्ट में सवाल आ गया उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कैश फ्लो इंशाल्लाह कल हमने स्टार्ट करनी है, और कल अगर टाइम ना भी मिला कुछ डिस्कस करने का IAS 8 का, क्योंकि पहला लेक्चर आपको पता है हर टॉपिक का इंपॉर्टेंट होता है, उसमें जरा लेंथी डिस्कशन हो जाती है, तो पूरा टाइम सिर्फ उसी पे लगाकर अगर हमने कल ये ना भी कुछ छेड़ा IAS 8 को, तो बहरहाल बाद में साथ साथ चलता रहेगा 5-10 मिनट 15 मिनट जब तक क्लियर ना हो। लेकिन आज इंशाल्लाह प्रिंसिपली इसको खत्म कर देंगे हम, बचा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा जी, देखें इधर 17 और 18 को प्रेजेंट करना है। पता नहीं आप किस परेशानी में पड़े हुए हैं, पता नहीं आप किस परेशानी में पड़े हुए हैं, इतनी देर से पता नहीं क्या सोच रहे हैं। 30 जून 17 पर सही बिल्डिंग, रेड 30 जून 17 पर सही बिल्डिंग 360 है 360। इम्पैक्ट वगैरह तो एरर करेक्शन नोट में बताएंगे, फिलहाल तो ये बताओ कि सही बिल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 360। और इसके ऊपर क्या लिखेंगे आप, रीस्टेटेड। ठीक है, फिर 18 की सही बिल्डिंग 30 जून 2018 पर 315 है, और एक इम्पैक्ट वगैरह तो फिर निकालते रहेंगे। ये कितना आ गया 315, और इसके ऊपर भी क्या लिखोगे, रीस्टेटेड। ठीक है, क्या ख्याल है? तो एक MCQ करवाया था, एक या दो जब डिस्कस किए थे, तो मैंने कहा था कि बैलेंस शीट के अंदर अगर वो कहे कि रीवैल्यूएशन सरप्लस की क्लोजिंग क्या आना है या एसेट का क्लोजिंग क्या आना है, तो हमारे पास ये वर्किंग के अंदर क्लोजिंग ही तो पड़े, तो इनको उठा के लिख दो, ये सही फिगर है, हम क्यों प्लस माइनस करें। ठीक है, और मैंने आपको ये भी कहा हुआ है कि जहां तक हो सके मुमकिन एंट्री से बच सको बच जाया करो। जैसे मोहानी वाले सवाल में हमने क्या किया था, प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट निकाला था, प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग्स पे, प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। उस पे इंपैक्ट किसका पड़ना है, वो जो लॉस हमने रिकॉर्ड करना था उन्होंने तो सरप्लस किया हुआ है, शायद इसका इंपैक्ट पड़ेगा। वो जो डेप्रीसिएशन हमने रिकॉर्ड की 45 उन्होंने 58 की, कोई इसका फर्क पड़ जाएगा, यही फर्क ही पड़ने है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स पे इंपैक्ट ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, पीपीई को पकड़ के नहीं जी 460 पे आया होगा, ओ भाई असल वो उठा के लोगे फिर 500 से, किस मुसीबत में पड़ रहे हो आप। बड़ा आसान काम है कि आपने जब करेक्टेड कर लिया ट्रीटमेंट,
तो यही 2 साल के अंदर आपके क्लोजिंग में नजर आना था। ठीक है, सही है ना। अच्छा, इससे भी आगे बात बढ़ा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि फिर जून 19 पर मैंने ब्लैक को ही छोड़ दिया। अजूम क्या कर रहा हूं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहीं पे बनी हुई कोई शुबा नहीं ना नजर आ रहा। देखो, जितने भी सवाल हमने देखे उनके अंदर वो क्या कहता था, ये एक्सट्रैक्ट्स हैं बैलेंस शीट के इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, उसमें ड्राफ्ट बना होता था, तो फिर हम कहते थे हो ही नहीं सकता कि इनकम स्टेटमेंट बन गई और डेप्रिसिएशन चार्ज ना हुई। हो ही नहीं सकता कि बैलेंस शीट बन गई और रिटेन्ड अर्निंग में इस साल का प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ, क्योंकि ड्राफ्ट जो बना होता था। यहां पे कहां बना हुआ है ड्राफ्ट। ठीक है, तो 19 में पता चल गया हमें गलती हुई है पुरानी। अब वो हमारे कमानों में से तीर निकल चुका था इन 2 साल का, इसलिए इनको तो रीस्टेट करना पड़ा। लेकिन 19 के अंदर कोई गलती नहीं हुई फिलहाल। ये वाहिद सवाल ऐसा है, वरना हर सवाल के अंदर, और हर सवाल आप उठा के देखो उसमें होता भी क्या है, उसमें गिवन होते हैं एक्सट्रैक्ट्स। जिस मोहानी वाले सवाल में एक्सट्रैक्ट्स बने हुए नहीं थे, उसने अंग्रेजी में जो बात लिख के दी थी उसमें वही बात थी कि ये ऑडिटेड है, ये ड्राफ्ट हैं, और मैंने उसी तरह उसके भी एक्सट्रैक्ट्स बना के ही आपको सवाल करवाया था। यानी हर सवाल के अंदर यही अज्यूम क्या करते थे, सामने नजर आ रहा था कि ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं। तो फिर इस साल में भी गलती हुई पड़ी है। ये बात समझ रहे हो? और भाई समझ आ रही है? ऐसे हाथ रख के बैठे हो, भाई समझ आ रही है? जो ग्लासेस वाले भाई समझ आ रही? अच्छा, तो इस सवाल के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए हम सुकून से इसको डेप्रिशिएट करेंगे। अब डेप्रिशिएट किसको करेंगे? भूल जाओ इस कहानी को, भूल जाओ। 315 नहीं, 315 को नहीं, वही 300 ऐसे कर देता हूं मैं, इधर जरा नीचे कर, एक जैसा लगेगा। 360/8 और 40/8। ठीक है, ये अगेन 45 की डेप्रिसिएशन और ये +5, ये बच गया 270 और 30 का लॉस। अच्छा, अब ये क्या है? बुक वैल्यू है। क्या है? बस ये लिख दें 30 जून 19 में, ये लिख दें। नहीं, अब इधर देखो, अब ये आखिरी वाली लाइन पढ़ो। एज एट 30 जून 19 रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग हैज बीन डिटरमिन्ड एट ₹320। तो 320 इसकी रीवैल्यूड अमाउंट है। तो एक लाइन खाली छोड़ी आपने, और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लिया आपने 30 जून 19 पर। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है भाई? 320। तो 50 का आ गया आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस। डेप्शन हो गई ना बेटा? डेप्शन तो कर दिया इस साल की। डेप्शन का कोई पूछ रहा था, क्वेश्चन है कोई बेटा? सही है। अच्छा जी, साल वाले कह रहे हो पहले डेप्रिसिएशन हुई है। अच्छा, मुझे लगा मुझे कह रहे हो जी। 320 में 50 का सरप्लस आ गया, 320 पे लेकर गए। अब पहले 30 का लॉस रिवर्स हुआ और प्लस ना भी लिखो तो प्लस ही होता है, 0, और बाकी 20 का आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। और फिर डेप्रिशिएट करें आप इसको? नहीं भाई नहीं, रुक जाओ बस। तो 30 जून 2019 पर हमारा पीपी नजर आएगा 320 भाई, 270 नहीं, 320, और इस पे रीस्टेटेड। अच्छा, अगर कर भी दिया होता इन्होंने तो हम इफेक्ट निकाल लेते, सही कर लेते, लेकिन हम तो करेक्ट वाला ही ले रहे होते ना। कर भी लिया होता उन्होंने कोई गड़बड़ तो, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि हमने रीवैल्यूएशन कर दी हुई है तो पुराने को ही कंटिन्यू करें। हम इस साल को हमने सही ही कर लिया। तो अल्टीमेटली यहां पर अगर हम सही करते भी सही कुछ, तो इसके ऊपर तो वैसे भी रिस्टेटेड नहीं लिखा करते थे। ठीक है, यहां तक को मसला है तो बताएं। इसका मतलब जो नीचे में जगह मैं आगे इसलिए लिखा नहीं था कि आप सोचें कि यार इसके नीचे क्या लिखें और फिर आगे वर्किंग करें जैसे करते थे। नहीं भाई, जब रीवैल्यूएशन की वर्किंग की है तो इसके क्लोजिंग ही बैलेंस शीट में आने हैं, गलत वाले नहीं, सही वाले आने। ठीक है, चलो अब अगली चीज है, अल्लाह आपका भला करे, इक्विटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इक्विटी के अंदर दो चीजें हैं। एक होगी इक्विटी के अंदर, मैं ऊपर हेडिंग बना ही देता हूं, जगह आज थोड़ी सी है। ये नॉन करंट एसेट्स में था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 320, 315, 360, थोड़ा सा हेडिंग भी आ जाए ना, जगह आज ली है ना। उसके बाद करंट एसेट्स कोई नहीं सवाल में गिवन, कोई जो इंपैक्ट पड़े। करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज कोई नहीं हिट हो रही। अब दो चीजें और हिट हो रही हैं, क्योंकि एक्सपेंस वगैरह आ रहे हैं गड़बड़, तो रिटेन्ड अर्निंग ने हिट हो जाना है। और सरप्लस का भी मसला है,
वो सरप्लस रिकॉर्ड किए बैठे हैं, हम कह रहे हैं लॉस है, जब गलती हुई है तो वो मसले मसाइल भी हैं। तो फिर इक्विटी के पोर्शन के अंदर दो चीजें हैं, 2 मिनट 4 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। आप रिटेन्ड अर्निंग्स के इम्पैक्ट को सोचेंगे, ठीक है जी जी, बगैर एंट्रीज के आपने इम्पैक्ट देखना है कैसे, जैसे हमने इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट की बजाय, भाई प्रॉफिट का इम्पैक्ट अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स पे ही है ना, आपने रिटेन्ड अर्निंग्स पे इम्पैक्ट ले लेना है, ठीक है। इसके लिए आप वर्किंग 2 कर लें, ये काम नहीं करना, क्या जरूरत है मुसीबत में पड़ने की, ठीक है। आप यहां पे लिखोगे वर्किंग 2 इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट था ना, उस दिन वो प्रॉफिट मिला हुआ था सामने, हमने प्रॉफिट पे इम्पैक्ट ले लिया था, आज प्रॉफिट नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स पे इम्पैक्ट ले लेते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में तो रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना है ना, तो प्लस माइनस कर देंगे। आप कहोगे जी पता नहीं कोई गिवन है या नहीं है, भाई वो मुझे भी नहीं पता, बस देखिए आप फिलहाल तो इम्पैक्ट ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स आप निकाल सकते हैं कोशिश करके वर्किंग 2 में, और उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस है। अब ये देख लेना, हमने सही वाला सरप्लस लेना है, गलत वाला नहीं लेना, सही वाला लेना है, गलत वाला नहीं लेना। तो मैं तो कहता हूं पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख लेना, मुफ्त के नंबर ले लेना, उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स में लड़ाइयां शुरू करना। आपके पास पूरे अब 3.5 मिनट है बात करते हुए, 30 सेकंड और गुजर गए, चलो 4 मिनट ले लो, खैर है। माइक नहीं चल रहा वो वाला, ये ग्लास वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा भाई? तो गूंगे हो जाके किसी ने कह देना, किसी को मैसेज कर दें भाई, आमिर भाई किसी को मैसेज कर दें, फूंके तो आ रही हैं उसमें। यार आसान वाला काम जरा कर दूं प्लीज, फिर आप थोड़ा आगे फिर मजीद सोचिएगा, ठीक है ना। आसान वाला काम कर दूं। अच्छा 1 मिनट, पहले मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखता हूं, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स लिखता हूं। रीवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी। अच्छा हाँ भाई, रीवैल्यूएशन सरप्लस देखो, सही वाली बैलेंस शीट देनी है यूजर को, सही वाली बैलेंस शीट देनी है। उन्होंने 2017, 18, 19 उन्होंने 2017 में 60 का सरप्लस रिकॉर्ड किया था, जो कि गलत था। हम तो कह रहे हैं जी उल्टा क्या है, लॉस है, तो सरप्लस तो है ही, इधर भी 0, इधर भी 0, यानी 30 जून, इधर लिख देता हूं 30 जून 17 पे भी 0, 30 जून 18 पे भी 0, और 30 जून 19 पे फिर आ गया है। तो सही कहानी तो ये है, फिर 30 जून 17 पे कोई ना, 30 जून 18 पे भी सरप्लस कोई ना, और 30 जून 19 पे 20 का। लो जी, नंबर है मुफ्त के या नहीं? अच्छा अब एक मसला आया, वो मसला ये है, मैंने माना 30 जून 19 की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शायद बनी नहीं हुई, 18 और 17 की तो बनी हुई थी ना। बोलो कोई गलत रिटेन्ड अर्निंग्स दे तो उसमें एडजस्टमेंट करके ही सही रिटेन्ड अर्निंग से पहुंचा जा सकता है ना। अब पूरे सवाल में कहीं पे गलत रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन, तो इस वजह से हम नहीं कर सकते थे रिटेन्ड अर्निंग्स के इम्पैक्ट को चेक, जो आप सोचे जा रहे हैं। लेकिन ये इम्पैक्ट आपने सोचना फिर भी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि नोट में तो जाओगे, नोट में तो हम गलत रिटेन्ड अर्निंग्स को सही नहीं करते थे। नोट में तो हम यूं कहते थे अर्निंग्स बढ़ गई या कम होगी। कैसे? एक्सपेंस बढ़ा तो अर्निंग बढ़ गई, एक्सपेंस कम हुआ तो अर्निंग्स कम हो गई। समझ आ रही है बात? लेकिन बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट हो गई, रिटेन्ड अर्निंग्स को प्रेजेंट नहीं कर सकते थे, हम नहीं कर सकते थे। हाँ, अगर गलत रिटेन्ड अर्निंग्स दे देता तो फिर हम उनको गलत को बैलेंस को लिख के उसमें रेक्टिफिकेशन करके सही करते। ये बिल्कुल अलग तरह से सवाल था, इसीलिए मैंने एंड पे रखा हुआ था। ठीक है, बाकी सारे सवाल एक जैसे थे, एक जैसी नेचर थी। खूब मेहनत की हमने, एरर करेक्शन नोट भी बना दिया, चेंज इन पॉलिसी नोट बना दिया, चेंज इन एस्टिमेट का नोट बना दिया। कल कोशिश की थी मैंने रेजल्ट वैल्यू उसमें एंटर करूं, लेकिन वो रेजल्ट वैल्यू चेंज ही नहीं हुई मनूस। ठीक है ना, इसलिए वो बच गया। फिर किसी दिन सवाल देखेंगे, उसमें मैं रेजल्ट वैल्यू को चेंज कराऊंगा चेंज इन एस्टिमेट में, और उसका फिर नोट आपको बनवाऊंगा। बहरहाल वो उधार तो है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि टॉपिक हमारा पूरा हो गया था। एक अजीबोगरीब सा सवाल बीच में आ गया, मैंने कहा चलो यार अजीबोगरीब को भी करना चाहिए। एक आधा और अजीबोगरीब टेस्ट में दे दूंगा मैं। ठीक है, बाकी ये है बाकी आसान है टॉपिक। ठीक है,
तो भाई ये तो मामला हल हो गया, ये कहानी खत्म हो गई है, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस बनाना है या नहीं बनाना? रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस यहाँ पे शो कर ही नहीं सकते क्योंकि गलत रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन नहीं है। देखो ना, आपने इंपैक्ट तो नहीं बताना भाई, ये आपको समझ नहीं आ रही बात, जरा ध्यान से सुनो। बैलेंस शीट में हम ये तो नहीं बताते रिटेन्ड अर्निंग्स इतने से बढ़ गई या कम हो गई, क्या ख्याल है? रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस शीट में तो नजर आती हैं एज ऑन इतनी अर्निंग्स पड़ी हैं, वो गलत दी होती तो हम प्लस माइनस करते, इतने से बढ़ी इतने से कम हुई इस एडजस्टमेंट की वजह से, और अब इतनी सही वाली रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, ये हम नहीं बता सकते यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए इसको यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करना। सोल्यूशन में देखोगे तो आपको ये नजर ही नहीं आएगी, ये लिखा हुआ नजर ही नहीं आएगा, सिर्फ दो चीजें नजर आएंगी, पीपीई और रिवैल्यूएशन सरप्लस। लेकिन मैंने ये लिख कर क्वेश्चन मार्क डाला ताकि आपको याद रहे कि ये हो नहीं सकता था, ठीक है। अब अगली बात, एरर करेक्शन नोट के अंदर आपने पहले अंग्रेजियां मारनी है। क्या कहोगे आप ऐसे? ड्यूरिंग द ईयर, सुनो, ड्यूरिंग द ईयर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, ये चेक करो पूरा हो गया जुमला। इट वॉज डिस्कवर्ड that due to some calculation error in Excel sheet, a fair value of coal limited for office building was taken incorrectly at 460 instead of 360. Resultantly, building was recorded based on incorrect valuation amount. CS statements for the unit 3017. ये अंग्रेजी एज इट इज उठा के यहाँ लिख ली पूरी, इसके नंबर होंगे, इसके नंबर होते हैं, मुफ्त के नंबर नहीं छोड़ने कभी भी, ठीक है। ये हेडिंग्स शेडिंग्स के सब कुछ के। अब आगे आप दिखाओगे इफेक्ट ऑफ करेक्शन। अब हमने करेक्शन कर दी है, कैसे करेक्शन की है देखो ना। बैलेंस शीट उसने नहीं दी, 17-18 की बैलेंस शीट उसने नहीं दी, अगर दी होती तो उसकी बैलेंस शीट में पीपीई 17 में नजर आ रहा होता 460 पे और 18 में नजर आ रहा होता 402 पे, तो सही है ना, है कि नहीं? ऐसे बैलेंस शीट 19 की तो उसने शायद बनाई नहीं ना अभी, भाई 17-18 की तो बन गई होगी, वही तो गलती हुई थी। 17-18 की बैलेंस शीट अगर वो हमें देता तो उसके अंदर 30 जून 17 पे पीपीई नजर आ रहा था 460 का, जो गलत रिवैल्यूएशन ली थी उसने, और 30/18 पे पीपी नजर आ रहा होता। हमने तो ये नहीं लिए, हमने तो ये फिगर्स उठा ली, इसलिए तो इसको क्या कह दिया? रीस्टेटेड। ये क्या है? रीस्टेटेड। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये करेक्शन हमने कर तो दी है, ये करेक्शन ही तो की है, लेकिन आसान तरीके से कर ली कि जो सही है वो उठा के लिख लिया, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आप जो मर्जी कर लो, आप यहां पे गलत वाला 460 लो, उसमें सारी एडजस्टमेंट्स करो सोच समझ के, प्लस माइनस करके, अल्टीमेटली आपने पहुंचना कहां है? 315 भाई, तो सीधा ही लिख दिया 315 भाई, और ठीक है 360 भी पहुंचना है, जो मर्जी कर लो, सोचो, घर जाके 2 घंटे लगा दो इस सवाल पे, अल्टीमेटली पहुंचना यहीं पे। तो बैलेंस शीट FR 2 में जाओगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाओगे वहां पे जाके, ठीक है, तो वहां पे जो फाइनल अकाउंट का सवाल होगा उसमें जब रिवैल्यूएशन आएगी ना, तो वहां पे उस्ताद आपको यही कहेंगे कि बैलेंस शीट में लिखने के लिए अगर आप 30 जून 19 पे हो ना, ठीक है, और आपने वर्किंग यहां से शुरू की है, तो ये ना करो कि पहले मिसाल के तौर पे कॉस्ट मॉडल पे ये पड़ा था 400 पे, फिर उसको रिवैल्यूएशन की ट्रांसफर की एंट्री करें, फिर उसको लॉस को रिकॉर्ड करें, प्लस माइनस करके अल्टीमेटली पहुंचना कहां पे? जैसे मिसाल के तौर पे फाइनल अकाउंट का सवाल आएगा FR 2 में, उसमें लिखा होगा एक एसेट 500 का खरीदा, 2 साल बाद वो रिवैल्यू हो गया है, ठीक है, 360 पे लाना है। अब आपने क्या किया? आपने कहा जी 500 पे एसेट पड़ा है, एसेट अकाउंट बैलेंस शीट में बना रहे होगे ना, एसेट लिखा होगा 500, उसमें से आप कहोगे जी -100 क्या है जी? ट्रांसफर, एक्यूमुलेट डेबिट डेबिट, एसेट क्रेडिट, ठीक है, उससे आ जाएगा 400 पे, फिर आप कहोगे अब क्या आ गया? रिवैल्यूएशन लॉस, तो आप एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट 40 से और पहुंचोगे 360 पे, ठीक है। कहां पहुंच जाओगे? इतना सब कुछ करने के बाद उस्ताद कहेंगे देखो यार ये 360 तो वैसे ही निकल आना था, तो यही उठा के बैलेंस शीट में लिख देना था आपने क्लोजिंग बैलेंस। और बात समझ रहे हो? तो ये एक शॉर्टकट है वर्किंग में। याद करो, हम वर्किंग बनाते थे, नोट बनाते थे, तो नोट का क्लोजिंग बुक वैल्यू होती थी और वर्किंग में बुक वैल्यू, ये बराबर होते थे ना, तो क्यों मुसीबत में पड़ना? पहुंचना कहां पे है? 360 पे। तो बैलेंस शीट में क्या नजर आना चाहिए? 360, वो लिख दो, ये नंबर तो लो, इंपैक्ट जो पड़े हैं वो देखते हैं अभी। बात समझे हो? तो बैलेंस शीट वाज वेरी इजी, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट तो बिल्कुल ही आसान थी, ठीक है। हाँ, यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
आर एज फॉलोज, और इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ आइटम्स अफेक्टिंग, स्टेटमेंट ऑफ पूरा लिखना है आपने पर्चे में, कंप्रीहेंसिव इनकम। अभी तो देखें, देखना जरा प्लीज प्लीज सब बच्चे देखना। 30 जून 19, 30 जून 18 इनकम स्टेटमेंट 2 साल की बना करती है ना, लेकिन एरर करेक्शन नोट हो तो इससे जान छूट गई। ठीक है, और इस पूरे सिनेरियो के अंदर मेरे ख्याल में तो आइटम्स अफेक्टिंग इनकम स्टेटमेंट शायद डेप्रिसिएशन होगी या कोई रिवैल्यूएशन लॉस वगैरह होगा, क्योंकि अब सचमुच में 4 मिनट दूंगा, ठीक है ना। अब ये तो अब एंड है, अब इसके बाद तो सवाल खत्म हो जाना है, इसलिए अब आपने ट्राई करना है। वो मैंने कहा यार पता नहीं क्या सोची जा रहे हैं, चलो आसान सा काम है, करने वाले काम की तरफ आए, ठीक है। और ऐसे ही आप आइटम्स अफेक्टिंग बैलेंस शीट जब लेंगे, अफेक्टिंग SOFP, तो इसमें खैर से अब आपके पास 3 चीजें होंगी। वैसे बैलेंस शीट 3 साल की बनती है, बैलेंस शीट 3 साल की बनती है। 30 जून 19, 30 जून 18, 30 जून 17, लेकिन पॉलिसी का नोट बना रहे हो, चेंज इन पॉलिसी का, तो फिर करंट ईयर भी प्रेजेंट करते हैं, वरना आपको बताया था एरर करेक्शन नोट में करंट ईयर प्रेजेंट नहीं करते। तो इसका मतलब 1 साल और इधर 2 साल। अच्छा, यहां पे क्या कुछ आ सकता है, लिख नहीं रहा मैं, आपने ट्राई करना है, लेकिन नकल करा रहा हूं। पीपी पे इंपैक्ट देखना होगा आपने, अब देखेंगे आप चेंज, लेकिन सिर्फ इंपैक्ट लेना है। कैसे लेना है, नकल तो कर लो जरा, नकल कर लो, लेकिन नकल की जरूरत होती है नकल करने के लिए। देखो, हम 30 जून 17 के ऊपर, हम 30 जून 17 के ऊपर अपने पीपीई को 360 पे शो कर दिया है हमने, ठीक है। अब इधर देखोगे आप, 30 जून 17 पे उन्होंने क्या किया हुआ था, 460, हमने क्या किया, तो पता नहीं फिर आप क्या कहेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ क्या ही लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही 18 के ऊपर 19 करना नहीं प्रेजेंट, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज आएगी रीवैल्यूएशन सरप्लस, वो कहेंगे 60 का रीवैल्यूएशन सरप्लस है 30 जून 17 पे, आप कह रहे हैं है ही नहीं, ठीक है, पता नहीं क्या करेंगे आप। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी, रिटेन्ड अर्निंग्स में किसका इंपैक्ट जाना है, एक तो ये 40 के लॉस का, क्यों, वो कह रहे हैं सरप्लस है, हम कह रहे हैं लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है ना। पता नहीं आप क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद मैंने करना तो है ही, फिलहाल आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक 40 का फर्क जाएगा। दूसरा, उन्होंने डेप्शन चार्ज की हुई होगी, यहां तक तो सही थी ना, यहां पे गड़बड़ है, 58 की हमने की होगी, 45 की, ये अगले साल के अंदर है, तो डेप्शन के ऊपर भी इंपैक्ट आ जाएगा। तो ये 3 आइटम्स बैलेंस ने, कौन कौन से, पीपीई, अब रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आना है और रिटेन्ड अर्निंग्स भी आनी है। अब पूरे 5 मिनट ले लो, आज नोट बना ही डालो। मैं तो यूं कहूंगा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक काम कर लो, नोट की जब हेडिंग दो ना, तो ये डॉट डॉट ना लगाना प्लीज। आप यूं करो, सवाल आपके सामने ओपन है, आप वहां से देख के पूरी अंग्रेजी लिखो, अच्छा प्यारा सा नोट बने, ठीक है ना। उसके बाद आइटम्स, ये इफेक्ट ऑफ एरर करेक्शन लिख के, आइटम्स राइटिंग SOCI, ये अभी भी लिख के काट दो। खैर है, आपके हर सवाल के अंदर आपने देखा होगा, जब भी चेंज इन पॉलिसी का, तो मैंने एक ही नोट बनवाया ना अभी, वो पहला सवाल, अभी नहीं, एक और आपने बनाया, मैंने अभी बनवाना है, मुहानी वाले का नोट मैंने क्लास में बनवाना है। तो आप देखोगे इन 2 सवालों में जब आपने नोट होंगे ना, उनमें करंट ईयर भी होगा और पिछले 2 साल भी होंगे। लेकिन जो आपने सवाल किया वंडर लिमिटेड, जो आपने सवाल किया कल, या जो आज कर रहे हो, ये एरर करेक्शन है ना, तो इसके अंदर करंट ईयर नहीं होना। लेकिन आप अपने पास ये जब तक पढ़ाई कर रहे हो रजिस्टर्स में, हमेशा एरर करेक्शन नोट के अंदर लिख के काट दिए करो, ताकि आपको याद रहे, पर पर्चे में ना लिख के काटना, पर्चे तक याद हो जाए ये बात। चेंज इन पॉलिसी हो तो करंट ईयर भी प्रेजेंट करना है, और इनकम स्टेटमेंट 2 साल की होती है, और बैलेंस शीट 3 साल की होती है, और करंट ईयर भी प्रेजेंट करना है कब, चेंज इन पॉलिसी अगर नोट, ठीक है। और एरर करेक्शन हो तो रूल पहले लिख लो, वही इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, बैलेंस शीट 3 साल की, लेकिन चूंकि एरर करेक्शन नोट है, करंट ईयर को नहीं करना, ठीक है। चलें जी, आपके पास पूरे 5 मिनट है, शाबाश, सारे अच्छे से सही से नोट बना लें। और भाई सफा मत बचाना, 6 महीने बचा लेना, मैं तो कहूंगा नोट बना डालो। सबसे टेक्निकल नोट यही है मेरे पास इस वक्त, सबसे टेक्निकल नोट भाई यही है, बाकी सारे नोट बहुत आसान थे, इसलिए ही आपसे बनवा रहा हूं, या शायद इससे टेक्निकल नोट टेस्ट में आ जाए, लेकिन इससे काम नहीं होगा।
अल्लाह अकबर। तीन मिनट रह गए हैं, जल्दी करें, इतना काम कोई नहीं है। ये सवाल को मैं अब छुपा रहा हूं क्योंकि सवाल तो सारा आपके सामने है। मैं जरा थ्योरी को देख लूं कि कितनी देर लगानी है हमने। ये जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं और ये जो नोट्स वाला चैप्टर है, क्योंकि अभी शायद 1-2 दिन और लग जाए, प्रिंटिंग के लिए तो गई हुई है बुक। मैं फोटोकॉपियर के पास भी ये रखवा देता हूँ और आपको सॉफ्ट में भी भिजवा देता हूँ, ठीक है ना। जितने क्वेश्चंस करवाए हैं ये चैप्टर में, ठीक है, और जो थ्योरी होगी आज इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। थ्योरी तो बहुत ज्यादा है। अल्लाह अकबर। लास्ट मिनट है जी। अच्छा जी, इधर देखें, सबसे पहले सबसे आसान नंबर ले लेते हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 17 के साल में हमारा भी 50 था और उनका क्या मतलब, हम वो भी हमारा ही है, ठीक है, मतलब हमसे गलती हुई थी। गलत में भी जो हुआ वो भी 50 की डेप्शन थी 17 में, और सही करें तो वो भी 50 ही थी। कोई मसला यहाँ पे? कोई मसला नहीं था। 18 के साल के अंदर डेप्रीसिएशन हम कर रहे हैं, सही करने के बाद 45 हम कह रहे हैं कि होनी चाहिए 45,
लेकिन चार्ज हुई थी 58। इसके जो असरात है ना, असरात एसिड पे, वो तो हमने सही कर लिए हैं, लेकिन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2018 की अगर बात करें तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हमने सही किया है। क्या किया है? सही किया है। 58 की डेप्शन चार्ज, हम कह रहे हैं नहीं, डेप्शन चार्ज करो 45 की, तो हमने तो सही कर लिया है ना, क्योंकि हमने एसिड को 402 की बजाय कितना लिया हुआ है? 315। तो सारी करेक्शंस करने के बाद यहां पर पहुंचा होगा ना ये ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की अगर बात करें तो 17 तो भाई वैसे ही इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं करना था। ठीक है, और 17 में गलती भी नहीं थी वैसे। ठीक है, वरना रिटेन्ड अर्निंग्स पे तो इंपैक्ट डाल देता ना। बहरहाल डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 18 के अंदर हम कह रहे हैं 45 पे लाओ। पहले गलती से हो गया था 58, तो सही करने की वजह से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या होगा? डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना भाई? 13 से। ठीक है, अच्छा अब इम्पैक्ट ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स हम उसी तरह से निकाल रहे हैं जैसे, ठीक है, 2019 प्रेजेंट नहीं करना, 2018 है और 2017 है। ठीक है, तो 2017 के अंदर ये डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट आ गया कितना? सॉरी 17 में नहीं, इसमें 18 में कितना? 13। ठीक है, अच्छा इससे 18 की रिटेन्ड अर्निंग्स हमने क्या करनी है जी? बताओ, डेप्रिसिएशन क्या हुई है? कम। डेप्रिसिएशन क्या हुई है? डिक्रीज इन, यूं लिखे, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन कितने से जी? तो उससे प्रॉफिट 13 से बढ़ जाएगा, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स 13 से बढ़ जाएंगी। ठीक हो गया। 17 के अंदर क्या होगा? डेप्रिसिएशन का कोई फर्क था ही नहीं। डन, क्लियर है। लेकिन 17 में रीवैल्यूएशन का मसला तो आया था, रीवैल्यूएशन लॉस तो था। ठीक है, और रीवैल्यूएशन लॉस कितना है जी? उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ कुछ नहीं। उन्होंने रिकॉर्ड कितना किया हुआ है? कुछ नहीं। हम कह रहे हैं जी रीवैल्यूएशन लॉस जो था वो 40 रुपए से बढ़ा लो, तो लिखा नहीं मैंने, माजरत। इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन लॉस कितना जी? 40 के इंक्रीज से रिटेन्ड अर्निंग्स 40 से कम हो जाएंगी। यहां तक को मसला। आप यूं भी लिख सकते थे कि चलो ठीक है, ऐसे ही सही है, और कोई चीज सोचनी है तो सोचें जल्दी से। रीवैल्यूएशन सरप्लस की बात करें, रीवैल्यूएशन सरप्लस का क्या करें? पीपीई की बात करें, पीपीई का क्या करें? मैंने तो मुश्किल वाली बात कर दी, जो आसान बातें हैं वो तो आप बता सकते हैं ना। चलो, उस पर आप सोच रहे थे, आपने ये तो बताया होगा कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या हुआ। आपने कहा जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 360 पे आ गया है, जबकि पहले यहां से देखें ना, पहले था कितना? 460। तो डिक्रीज इन, आसान वाले नंबर तो ले लें, डिक्रीज इन पीपीई 2017 में 100 से, ठीक है, 2018 में 402 से ले आए हैं 315 पे, दोनों का डिफरेंस 87। अब ये 87 कैसे निकला ये बताना भी पड़ेगा यार, ऐसे तो नहीं पूरा आएगा काम, ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे तो नहीं, जरा कंजूसी से यूज करना पड़ेगी ये जगह। डिक्रीज इन पीपीई, भाई कुछ कह रहे हैं, भाई फरमा रहे हैं कि ये एज ऑन नहीं आएगा। एक मिनट, हमने 100 से इस पीपीई को कम कर लिया, 315 पे आ गया। ठीक है, अब ये फिगर उठा रहे हैं ना, हम उठा ही ये वाली फिगर रहे हैं, यानी ये 360 पे लाए तो फिर इससे 315 पे लाए हैं। हम कौन सा यहाँ पे 460 रख के 315 पे ला रहे हैं? फर्क है ना थोड़ा सा। मैंने आपको ये बताया था कि लेजर का वो क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बना होगा, तो इसलिए वही चलता गया।
ठीक है, ऐसा मामला नहीं हो रहा यहाँ पे भाई, हमने इस 460 को 360 पे कर लिया है, अब आगे 460 यूज नहीं हुआ ना, 360 ही यूज किया, इसलिए फिर अलग इंपैक्ट ही ले रहे हैं। ठीक है, तो 100 रुपए से डिक्रीज आया पीपीई में पहले साल में, और दूसरे साल में आप क्या कह रहे हैं 87 का डिक्रीज है। और मैं ये कह रहा था ना कि इसको जरा यहाँ पे प्रेजेंट कर दें छोटी सी वर्किंग करके, कैसे जी 400 402, अच्छा 402 माइनस 315, ये मैंने 402 और 315 लिखा है, और यहाँ पे 460 माइनस 360 जरा प्रेजेंट कर दिया हमने। ठीक है, करेक्ट और रॉन्ग को जो कंपेयर कर लिया हमने, तो इससे इम्पैक्ट ले लिया हमने। ठीक है, हाँ भाई, डिक्रीज इन पीपीई हो गया, और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी तो बैलेंस शीट का आइटम है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, अब देखो मोहतरम ने क्या किया था, मोहतरम ने कहा था, वो जो अकाउंटेंट ने गलती से एक्सेल, अच्छा कसूर एक्सेल का था, अकाउंटेंट का नहीं था, 17 के अंदर उन्होंने कहा था भाई साहब सरप्लस आ गया, कितना 60 का। हम कह रहे हैं केड़ा सरप्लस, सरप्लस तो है ही नहीं, कंपैरिजन कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने सही किया तो सरप्लस में भी क्या आया, डिक्रीज इन रीवैल्यूएशन, जगह कम है, मुकाबला सख्त है, डिक्रीज इन, आप कहते हो ऊपर लिख लेते ना थोड़ा सा, बस वो मैं सामने लिख गया, मुझे नहीं अंदाजा हुआ, कह रहे गलती इंसान से होती, क्या हो गया, माफी दे दो। डिक्रीज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्या मतलब, वो कह रहा था, ये देखो ये वो कह रहा है, मैंने इस तरह से रखा हुआ, ठीक है ना, वो कह रहा था कितना सरप्लस है जी, कितना 60 का, हम कह रहे हैं केड़ा सरप्लस, उल्टा लॉस है। यानी हमने क्या किया, 60 रुपए से रीवैल्यूएशन सरप्लस को कम कर दिया हमने। देखो नहीं है सरप्लस, वो कह रहा सरप्लस है, हम कह रहे हैं नहीं है, तो इम्पैक्ट क्या पड़ा। अब ये 30 जून 17 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब गई होंगी तो उसमें तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस 60 रुपए का नजर आया होगा ना 30 जून 17 में यूजर्स को, और बोलो तो वही हम कह रहे हैं कि जी ये जीरो रीस्टेट होकर जीरो क्यों हो गया, क्योंकि ये डिक्रीज कर दिया हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्यों डिक्रीज किया है, ये ऊपर हमने अंग्रेजियां मारी हुई हैं, इस वजह से गलती थी, सही की है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले साल में आए, अगले साल में वो कह रहे हैं मोहतरम कि सरप्लस कितना है 52, हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, नहीं हम क्या कह रहे हैं, केड़ा सरप्लस। ठीक है जी, तो यहां पे फिर छोटी सी वर्किंग की हमने, मुझे नहीं पता सोल्यूशन वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से हुआ, इसलिए ये ऐसे ही कर लेंगे हम। ठीक है ना, 1 by 1 कितना जी 52, वो कह रहे हैं सरप्लस है, इस 30 जून 18 पे नजर आना चाहिए था। यानी अगर वो बैलेंस शीट वही वाली गई होगी यूजर के पास, तो उसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस 30 जून 18 के अंदर कितना नजर आया होगा, ट्रांसफर के बाद, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग के बाद कितना नजर आया होगा 52। हम क्या कह रहे हैं अब 0, तो हमने क्या किया 52 से कम कर दिया इसको ये 52, और ठीक है चलो अब आ गई आपकी बारी दोबारा से। यहां तक कितने ये कितने बच्चों ने सही कर लिया था, माशाल्लाह यार, वेरी गुड, काफी है। चलें जल्दी करें, अब आखिरी 2 मिनट है, जल्दी करें। रिटेन्ड अर्निंग्स को जो रह गए थे सोचें शाबाश सोचें, हट के क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन, शहजादा क्वेश्चन वगैरह वगैरह। लिख लेते हैं, मेरे ज़हन में नहीं रहा था, लिख लेते हैं।
भाई 17 में तो मेरे ख्याल से और कोई गड़बड़ नहीं है। 17 में डेप्सिन का इम्पैक्ट है नहीं। उन्होंने रखा हुआ था 30 जून 17 की शाम को एक सरप्लस 60 का, ठीक है, 60 का जो 30 जून 18 पे गड़बड़ हो रहा है, यानी कि हिल रहा है। उससे पहले तो 17 के एंड पे तो यही था ना, इसलिए सेफली हम कह सकते हैं कि 17 की रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर 40 का डिक्रीज हम शो करेंगे। अब बारी आती है 18 की। 18 में डेप्रीसिएशन, यहां पे तो डेप्रिसिएशन का फर्क नहीं था ना, डेप्रिसिएशन हमारी भी 50 थी, उनकी 50 थी, यहां पे डेप्रिसिएशन का फर्क आया 30 और 18 पे, ये हमने ले लिया, ठीक है। एक चीज ये भी तो है, इसकी एंट्री अगर आपको याद हो तो क्या होती थी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। इसका मतलब उन साहब ने रिटेन्ड अर्निंग्स को 8 रुपए से बढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो हमने जब सही किया तो हमने तो वो सरप्लस की ट्रांसफर ली ही नहीं हुई, ठीक है। तो हम यूं लिख सकते हैं कि इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, डिक्रीज ही लिख दूं, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन कितनी है, 8 रुपए। ये उन्होंने रिकॉर्ड की थी, हम कह रहे हैं भाई सरप्लस नहीं है तो इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन कौन सी। तो जब हमने करेक्शन की होगी तो ये 8 से कम हो गया होगा, ठीक है। एक स्टेप और आगे अब मजीद सोचें। अब बस एक चीज रह गई है, सोच विचार करके वो लिख लें, सवाल खत्म है, बस कर दें। अब बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने। अच्छा जी, यहां तक को मसला, क्या मसला। अच्छा, अब ये क्या चीज है जी, क्या ये प्रॉफिट है या रिटेन्ड अर्निंग्स है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स तो एज ऑन होती हैं, ठीक है। अब यहां पे हम ऐसे तो चल नहीं रहे कि हमने एज ऑन वाली फिगर्स ही उठाई हुई थी, हमने तो इम्पैक्ट देना है। तो ये जो 17 के साल का इम्पैक्ट था कि 40 से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुई, ये 18 के साल पे भी तो जाना चाहिए था, ठीक है ना। अब नेट में तो 18 की रिटेन्ड अर्निंग्स हमें 5 रुपए से बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब हमने, यार इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, क्या यार, तो बोर्ड बड़ा छोटा है यार असल में। डिक्रीज इन इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। अच्छा, अब ये देखो, ये तो हो गया
2018 का मामला। अब ये जो 2017 के अंदर डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स आया था, इसका इम्पैक्ट 2018 पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हम तो यहां से कंपैरिजन नहीं कर रहे, रॉन्ग वाली चीज और करेक्ट वाली चीज ये और सही करके लिख लें, हम तो सिर्फ इम्पैक्ट देख रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर। रिटेन्ड अर्निंग्स तो हमें गिवन भी नहीं थी, ठीक है। तो फिर अगला स्टेप क्या है जी? ये 40 का जो डिक्रीज था रिटेन्ड अर्निंग्स में 17 में, ये 18 के अंदर भी तो डिक्रीज ही करेगा रिटेन्ड अर्निंग्स को। यानी कि यहां पे मैं लिखूंगा इम्पैक्ट ऑफ 2017 रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है ना। जो 2017 में 40 से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुई थी, क्योंकि ये एज ऑन होती हैं, ये प्रॉफिट तो नहीं है। हमने मोहानी वाले सवाल में ना इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट लिया था, ठीक है। तो सिर्फ उसी साल को देख रहे थे। रिटेन्ड अर्निंग्स आर नॉट प्रॉफिट, ये तो एज ऑन फिगर है। तो जो 40 का इम्पैक्ट 17 में पड़ा था, वही 18 वाली रिटेन्ड अर्निंग्स पे भी तो वही इम्पैक्ट रहना है। तो फिर अब बता दो भाई, नेट में क्या बना? 35 से डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज हो गया। 5 से लॉस भी तो कम हुआ। कौन सा लॉस? इसकी कोई एंट्री नहीं होती चंदा। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। 5 से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कम की, साथ ही 5 से रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट बढ़ गई। एंट्री करा दी थी, हालांकि करा के काट दिया था, यानी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब 5 से कम करो, 5 से बढ़ाओ भी सही। फिर याद है इसकी एंट्री क्यों नहीं करते थे? याद आ गई बात? रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, तो रिटेन्ड अर्निंग्स पे क्या इम्पैक्ट? नो इम्पैक्ट, ठीक है, सही है। चले, बहरहाल मैक्सिमम क्या होता? ये 40 की गलती आप कर जाते, कोई बात नहीं, खैर है यार। अगर 15 नंबर का सवाल, 12 नंबर का सवाल अगर ये हो, 12-13 नंबर का, 10-12 नंबर का, तो 7-8 नंबर तो आपके आ ही चुके हैं। 1-2 की खैर है यार, कोई बात नहीं। बोलो भाई, रिटेन्ड अर्निंग्स दोनों साल में, शुक्र है, वरना 2 दफा लिखना पड़ता। दोनों साल में क्या हो रही है? डिक्रीज, डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स। अब यहां वर्किंग करने की बजाय मैंने वहां पे जांच डाली, वर्किंग नंबर 2। हाँ भाई, 40 से और 35 से। MCQs। अच्छा जी, ले आए ग्रामर में थोड़ी थ्योरी शुरू करते हैं जी। होपफुली 10-1 मिनट में कुछ ना कुछ बातें कर लेंगे, लेकिन MCQs की आज की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है ना। बाकी अब आपने करना क्या है, आज आपने कोई ज्यादा काम नहीं दूंगा मैं इसका। आज आपने क्या करना है, आज आपने एक ही सीटिंग में बैठ के सबसे पहला सवाल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 होना है बुक के अंदर, तो वैसे ठीक है, वो करना है। उसके साथ फिर मोहानी वाला सवाल करना है, फिर वंडर लिमिटेड करना है, बस ये 3। कल वाला भी नहीं करना, इसकी बात बाद में करता हूँ ना, ठीक है। ये 3 एक ही सीटिंग में कर लेने, उसके बाद थोड़ा सा सांस लेके फिर आपने ये सवाल करना है। वो तीनों सवाल चूंकि इतनी बार हो चुके हैं कि मेरे ख्याल में अगर आप मोबाइल से दूर और मतलब पूरी अटेंशन के साथ करेंगे तो हर सवाल 20 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकता, ले ही नहीं सकता। तो 15 से 20 मिनट का, बल्कि मोहानी वाला तो और छोटा सवाल था, तो मेरे ख्याल में ये कोई 45 मिनट्स का टारगेट होना चाहिए कि आपने वो तीनों सवाल करने हैं, स्पीड करने हैं, एक बार एक ही सीटिंग में बैठ के करने हैं। वो कर लेने के बाद फिर आप इस पे 15-20 मिनट लगा लीजिएगा, और ठीक है। अभी मैं MCQ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि थ्योरी आज पूरी नहीं होनी, थोड़ी सी बात कल पे भी शायद जाए, तो इसलिए MCQs के अंदर ये थ्योरी ही होती है। बहरहाल पढ़ना शुरू करते हैं कुछ बातें। ये तकरीबन ना इनमें से तकरीबन कोई 70 to 80% बातें मैं आपके साथ कर चुका हूँ। बहरहाल ये आपकी बुक का पेज नंबर 1 होगा। ये मैं इंशाल्लाह ना PDF बना देता हूँ, इनको जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं वो और उनके सॉल्यूशंस, ठीक है। इनको मैं मतलब PDF अगर अलग हो सकी या पूरा चैप्टर हो सका तो मैं आप TA को दे दूंगा जी। नेट प्रॉफिट नहीं ना गिवन भाई, नेट प्रॉफिट पे आपने असर दिखाना है तो बिल्कुल लिख देना चाहिए, ठीक है। डिक्रीज इन डेप्शन एक्सपेंस विल इंक्रीज इन प्रॉफिट, और वो भी 13 ही होगा, ठीक है।
ओके अच्छा जी, जरा देखिए जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करते हैं जी सबसे पहले। और अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है? दीज आर बेसिस कन्वेंशंस एटसेट्रा जो कि यूज कर रहे होते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आइटम्स को लेने के लिए। और बेसिस कन्वेंशंस हमें स्टैंडर्ड ही प्रोवाइड करता है। ये डेफिनेशन की हद तक बस यहाँ से पढ़ लेनी है, एक दो बार पढ़ेंगे रस्सी ज़हन में बैठ जाएगी। क्या है जी अकाउंटिंग पॉलिसी? क्या होती है? दीज आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स एंड practices applied by an entity in preparing and presenting financial statements। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो बेसिस यूज होती हैं। क्या मतलब जी? इन्वेंट्री को फाइफो पे रखें या एफको पे? क्या मतलब जी? पीपी को कॉस्ट मॉडल पे रखें या फेयर रिवैल्यूएशन मॉडल पे? क्या मतलब जी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रखें या फेयर वैल्यू मॉडल पे? ये सब क्या है? ये बेसिस हैं, कन्वेंशंस हैं, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। तो जो बेसिस कन्वेंशन रूल्स फाइनेंशियल बनाने के लिए यूज होते हैं उन्हें अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है और सही है? ये रिप्रोड्यूस करवा ले, बड़ी मुश्किल बात है। ठीक है, बहरहाल ज़हन में बैठ जाती हैं दो तीन बातें तो। प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल्स असल इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम्पल क्या है? कुछ एक बात की हुई है, कुछ एक नहीं की हुई, जो नहीं होंगी हमारे सिलेबस में, अब पुरानी थी पहले, वो मैं साइड पे कर दूंगा। ठीक है ना? ओके। IAS 2 permits to choose between FIFO and AVCO for stock valuation. Now this is example of accounting policy जो अवेलेबल हैं। अभी मैं अकाउंटिंग पॉलिसी बता रहा हूं होती क्या है। आप FIFO पे भी रख सकते हो, AVCO पे भी रख सकते हो, जिस पे रखोगे ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है। लेकिन अब ये नहीं कह रहा कि सेलेक्ट कर लिया तो क्या करना है, वो तो पहले ज़बानी बताया हुआ है। सिलेक्शन के बाद कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं। ठीक है ना? बहरहाल एग्जाम्पल, IAS 2 permits to choose between FIFO and AVCO। तो FIFO और AVCO ये ऑप्शन है IAS 2 ने दिया हुआ कि आप इन्वेंट्री को इनमें से किसी एक पे रख सकते हैं। जिसको सिलेक्ट करेंगे वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है। ठीक है। IAS 40 परमिट्स टू चूज बिटवीन फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल। इसने भी इजाजत दी थी। जिसको सिलेक्ट कर लोगे वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाएगी। ठीक है। लेकिन इनमें से जो भी सिलेक्ट करोगे वो अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन बनती है। वो ये बताना चाह रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स वगैरह यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मसलन IAS 2 अलाउ करता है, FIFO AVCO, IAS 40 अलाउ करता है फेयर वैल्यू और कॉस्ट मॉडल। इसको मैं लिखा रहने दें फिलहाल, प्रेजेंट जिंदगी में काम आ जाएगा। IFRS 9 FAR 2 में चला गया। ठीक है ना? तो FAR 2 से ही ये नोट्स में इधर लाया हूं, लेकिन ये मैंने उस बुक से, ठीक है, कि मैंने लिखा रहने दिया। बहरहाल कहीं काम आ जाएगा। नोट्स तो अच्छे होने चाहिए ना अपने पास। हो सकता है कोई MCQ के अंदर फिलहाल काम आ जाए, ना आया तो ठीक है। बहरहाल ये हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। क्यों? क्योंकि हमने IFRS 9 FAR 2 में पढ़ना होता है। ये IFRS 9 की बात कर रहा है, इसलिए मैं इसको पढ़ना भी पसंद नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, वैसे दिल कर रहा है थोड़ी सी बात कर लूं। जब आप FAR 2 में जाके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे ना, वैसे थोड़ी सी बात, ठीक है ना, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल एसेट भी होते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी भी होती है। मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल एसेट्स हैं तो स्टैंडर्ड उसमें आपको अलाउ करता है आप उसको इक्विटी मेथड पे करें। आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एक मॉडल है, फिर एक फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम मॉडल है। अब अगेन मैं बता रहा था कि ऑप्शन दे दिया, फाइनेंशियल एसेट को रख लो FET OCI पे, FET PL पे। अब ये ऑप्शन है, पढ़ोगे तो FAR 2 में जाके। लेकिन ये ऑप्शन क्या है, जिनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो, आपकी पॉलिसी है। ये तरह बताना चाहता है, लेकिन बार पढ़ना नहीं है आपने। ओके, क्योंकि उसने यहाँ पे नाम नहीं लिखे थे उनके। फिर पॉलिसीज ऑन रिकॉर्डिंग रेवेन्यू IFRS 15, इसको भी अब फिलहाल हम साइड पे कर देते हैं। पहले ये FAR 1 में होता था, पढ़ के FAR 2 में जाते थे तो यहाँ पे बता दिया जाता था। अब आप FAR 2 में जाएंगे तो ये आपको वहां पे मिलेगा, यहाँ से ये निकल चुका है। ठीक है, बड़ा ही जबरदस्त स्टैंडर्ड था। फिर कैपिटलाइज करना है बोरिंग कॉस्ट को। अब इसमें ऑप्शन नहीं IAS 23 ने दिया हुआ। अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है, क्या मतलब, अगर आपने कोई क्वालिफाइंग एसेट आप बना रहे हैं, बन रहा है कोई एसेट, और आपने उसके लिए लोन ले लिया है, उस पर इंटरेस्ट पे किया है, तो उसकी कॉस्ट, उसके इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। 2003 की रिवीजन के बाद ये मस्ट हो गया था। वो सबसे पहला सवाल भी तो हमने यही किया था। ठीक है ना? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट इन IAS 23 ये क्या है? इंटरेस्ट को एक्सपेंस बनाने की बजाय एसेट कॉस्ट में ऐड करो। ये अकाउंटिंग पॉलिसी तो है। ठीक है। एग्जांपल्स, एक्सपेंसिंग आउट रिसर्च इन IAS 38, इसको भी आप फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। तो आपके लिए 6 में से सिर्फ 3 एग्जांपल्स
है, ठीक है जी, वो काफी हैं। बाकी एक चीज यहां पे नहीं लिखी हुई जो आपको बड़ी हैरान कर रही होगी, वो ये क्या ये 16 भी तो कहता है कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, उसका नाम यहां नहीं आया, उसकी बात आगे करते हैं, ठीक है ना। असल में ना बात क्या आगे करनी है, थोड़ी सी बात बता ही दूं आपको, इसी 2 सफ़े बाद बात आनी है। IAS 16 पता है क्या कहता है, IAS 8 होता है क्या कहता है, IAS 8 कहता है ये जो कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल का ऑप्शन है ना, अगर आप कॉस्ट मॉडल पे थे और रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले गए हैं तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट IAS 16 से ही पूछो, मेरे पास मत आना। इसलिए उसने यहां पे लिखा ही नहीं एग्जाम्पल्स में, बात समझे हो। यानी परेशान ना हो, परेशान तो हो जाना चाहिए था ना आपको। अगर मैं कहूं कि पॉलिसी है कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, IAS 16 ने ऑप्शन दिया हुआ है, नाउ दिस इज द सिलेक्टेड मॉडल इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी। अब आप कहते हो जी हम पहले कॉस्ट मॉडल पे थे, हम फिर रिवैल्यूएशन मॉडल पे गए, आपने तो चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग की हुई थी उसमें। क्या मतलब, पिछले सालों को तो नहीं छेड़ते थे आप बस उस साल को और उससे आगे सही कर लेते थे। तो ये तो चेंज इन पॉलिसी, तो अकाउंटिंग पॉलिसी है, उसमें अगर आप कॉस्ट मॉडल पे थे अकाउंटिंग पॉलिसी थी आपकी, आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे गए हो तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ना। आपने रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करवाई ना, आपने कोई नोट बनवाया था, क्या चक्कर है। तो मैंने कहा भाई सब्र करो, IAS 8 के अंदर लिखा हुआ है कि कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना, IAS 16 के अंदर ये चेंज इन पॉलिसी तो है, लेकिन इसको अकाउंट फॉर करोगे IAS 16 के वाले ट्रीटमेंट से जो हम कर आए हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए उसके बारे में नहीं सोचना, आपके लिए सिर्फ ये 3 एग्जांपल्स अब रेलेवेंट रह गई, ठीक है जी। और ये ठीक है, और कोई होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ओके सही है। चल अच्छा जी, अब वंस इनमें से कोई आपने पॉलिसी सिलेक्ट कर ली, आप कहोगे अच्छा चेंज इन पॉलिसी नहीं है तो फिर आज के सवाल में क्यों था। भाई आज के सवाल में एरर था, खुदारा ये मत करो, हमने एरर करेक्शन नोट बनाया है, हमने चेंज इन पॉलिसी का नोट नहीं बनाया, ठीक है ना। एरर करेक्शन नोट बनाया था, तो रिवर्जन वाला सवाल मिक्स हो सकता है, तो बस मैक्सिमम एरर हो सकता है, पॉलिसी चेंज नहीं है, ये बात समझे हो। और भाई देखो ना, IAS 2 ने कहा FIFO FCO, हमने कहा ये ऑप्शन है, जो सिलेक्ट करो पॉलिसी है, और अगर चेंज करोगे तो नोट बनाओगे, मुहानी वाला सवाल। हमने कहा IAS 40 ने कहा कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल, जो चेंज करोगे तो ये चेंज इन पॉलिसी है, सवाल कोई नहीं है, देख लेंगे को बना लेंगे, ठीक है। हमने कहा बोरिंग कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करना है, अगर एक्सपेंस आउट कर रहे थे तो अब चेंज इन पॉलिसी नोट बनेगा, सबसे पहला सवाल जो हमने किया था IAS 8 का। अब ऐसे ही तो IAS 16 ने कहा कॉस्ट मॉडल लो या रिवैल्यूएशन मॉडल लो, अगर कॉस्ट मॉडल पे हम आ गए तो ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी बन गई। अब जो अगर हमने 2 साल बाद जाकर उसको रिवैल्यू किया तो है तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो क्यों नहीं हम रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करते और क्यों नहीं हम नोट बनाते, क्योंकि IAS 8 ने एक्सक्लूड किया हुआ है इसको, या आपकी बुक के अंदर ही इंशाल्लाह लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये पॉइंट 6, ये जब मौका आएगा तब पढ़ेंगे, फिलहाल वैसे पढ़ भी लो। एडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर नॉन करंट एसेट प्रीवियसली हेल्ड एट कॉस्ट, ये है तो चेंज इन पॉलिसी, इट इज, कहीं लिखने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ किताब में इसलिए कह रहा हूं यहां पे ले आया। इट इज अ चेंज इन पॉलिसी बट इट इज नॉट ट्रीटेड एज पर IAS 8। IAS 8 ने लिख दिया कि है तो चेंज इन पॉलिसी, मैं मानता हूं है तो चेंज इन पॉलिसी, लेकिन ट्रीटमेंट ये वाला नहीं है, जाओ जो कर रहे थे आप शुरू की क्लासों में वही करना है आपने, IAS 16 ने जो कहा है, ठीक है। इट मींस नो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड एंड नो नोट इज रिक्वायर्ड, यानी नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। वापस आए जी, अच्छा कहां थे हम, नेक्स्ट जी। अब एक बार जो आपने पॉलिसी सिलेक्ट कर ली, मैंने आपको बताया था पॉलिसी सिलेक्ट कर लो, उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, उसको चेंज करने की सिर्फ 2 ही सूरतें हो सकती हैं, बताया था आपको, सारी अंग्रेजी यहां लिखी हुई है, मुज़बानी को बताया था क्या, या तो स्टैंडर्ड ही बदल जाए या फिर मैनेजमेंट ये डेमोस्ट्रेट कर सके कि ये ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन, ठीक है। पढ़ो क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अप्लाई रेलेवेंट IFRS। अच्छा अकाउंटिंग पॉलिसी क्या मतलब, इन्वेंट्रीज है ना, इन्वेंट्रीज आपके पास, आप क्या करो, सबसे पहले तो ये देखो इन्वेंट्रीज को ट्रीट करना है तो कोई स्टैंडर्ड है रेलेवेंट, अगर वो नहीं है तो फिर कोई मिलता जुलता स्टैंडर्ड, जैसे IAS 16 PPE पहले आया था टेंजिबल्स का, इंटेंजिबल्स के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं था, जब तक वो नहीं आया था तो हम क्या करते थे अकाउंटेंट्स, हम पता नहीं कब वो जो अकाउंटेंट्स करते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो सिमिलर पहले देखते थे IAS 38 इंटेंजिबल का कोई स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड तो नहीं था उस वक्त तक जब IAS 38 नहीं आया था, जो आपने FAR 2 में पढ़ना है, फिर वो कहते थे को मिलता जुलता है
तूने कहा था हाँ ये 16 टेंजिबल्स का है, बस मिलता जुलता ये उसी के ऊपर इसको काउंट आउट फॉर कर लो। अगर कोई मिलता जुलता स्टैंडर्ड भी ना हो तो फिर हम वापस जाते हैं फ्रेमवर्क की तरफ, ठीक है। वो फ्रेमवर्क क्या है वो इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा आपको। बहरहाल सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, क्या मतलब, इन्वेंट्रीज हैं तो किससे पूछोगे कौन सी पॉलिसी लगाएं, IAS 2 से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी है तो किससे पूछोगे, IAS 40 से। और अगर आपका जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड है, आपको जो आइटम है पीपीई में लिखना है उसका रेलेवेंट स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है तो फिर सिमिलर स्टैंडर्ड की तरफ जाओगे सिलेक्शन के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी। वो भी नहीं है तो फिर फ्रेमवर्क की तरफ, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। जैसे इन्वेंट्रीज के लिए रेफर करो IAS 2, पीपीई के लिए IAS 16, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए IAS 40 एंड सो ऑन, समझे। तो सिलेक्शन के लिए क्या करोगे, रेलेवेंट स्टैंडर्ड की तरफ जाओगे कि कोई भी आइटम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट होना है उसको उसके ऊपर कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाएं। मैंने कहा उनके स्टैंडर्ड से जाके पूछ लो, ठीक है। अब मसला ये है, जब एक बार सिलेक्ट कर लो तो कंसिस्टेंसी इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या मतलब, वंस अ पॉलिसी इज सिलेक्टेड an entity must apply it with consistency so that figures can be compared over years. Apply FIFO in each year to make compare. यानी अगर FIFO सिलेक्ट किया तो फिर उसको कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स करो। ये बात भी हुई थी और सही है। इसको भी फिलहाल ना पढ़ो, ये बाद में पढ़ेंगे। अगली बात, चेंज इन पॉलिसी कब कब हो सकती है, ये मैं नोट्स अपलोड आपको अवेलेबल करूंगा ना, इसको पढ़ के आना है। चेंज इन पॉलिसी कब हो सकती है, an entity must apply consistent accounting policies for similar transactions and events. Following is the discussion on when we can change accounting policy. When change in policy is permitted only if change is required by IFRS. स्टैंडर्ड ही बदल जाए, ये कंपल्सरी है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या, रिवाइज IFRS नाउ रिक्वायर्स बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ये एग्जांपल्स पढ़ के आनी है। लाइफ वो खत्म हो गया, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज अब रहा ही नहीं, IFRS 16 आपके सिलेबस में नहीं, इसको रहने देना, ठीक है। क्या करो, जो स्टैंडर्ड कहे वो करो, ठीक है। जो स्टैंडर्ड कहे वो करो। अगली बात पढ़ लेना ना इसको। या चेंज कर सकते हो आप, स्टैंडर्ड बदल जाए, या चेंज कर सकते हो आप जब प्रोवाइड करे ये चेंज रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ये वॉलंटरी होती है, ठीक है। FIFO से एफको पे चले गए, फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे चले गए, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके लिए रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज आ मस्ट, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह चैप्टर में आपको अवेलेबल कर देता हूं PDF के अंदर, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि इस सारे चैप्टर को पढ़ना है और इसमें कुछ चीजें होंगी इररेलेवेंट जो मैं बाद में कटवाता जाऊंगा। ये सारी थ्योरी को पढ़ के आना है, मैं सारी कल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। एक बार आपने कोशिश करके इस थ्योरी को रीड आउट करना है, ठीक है, और फिर MCQs 2-4 ट्राई कर लेने हैं। जो सारे कर ले तो क्या ही बात है, ठीक है जी। तो आज का होमवर्क क्या है, एक सिटिंग में पहला सवाल मुहानी वाला सवाल और वंडर वाला सवाल, ठीक है। और उसके बाद सांस लेके कोल वाला सवाल करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो तो वीकेंड पे कर लेना। ये सारी थ्योरी पढ़ के MCQs को अटेम्प्ट करना है। इंशाल्लाह कल इससे बात होगी। कल वैसे कैश फ्लो स्टार्ट कर देना है मैंने। अल्लाह हाफिज।